साल 2053 में आखिरी जंग के बाद जुर्म की दर 800% से भी ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से जेलों में जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस मसले को हल करने के लिए सरकार बॉक्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लेकर आई है, जिसे पुराने वक्त में गैर इंसानी माना जाता। इस प्रोग्राम में कैदियों को दो विकल्प दिए जाते हैं, या तो वो तुरंत मौत चुन ले या फिर अपनी पूरी सजा एक छोटे से डब्बे के अंदर गुजारें। खाना और पानी उन्हें उन्हीं नागरिकों की मर्जी पर दिया जाएगा जिन्हें उन्होंने धोखा दिया है। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। इनमें से एक डब्बे के अंदर एक फ्रेंच महिला ढेर सारे जख्मों के साथ जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रही है। उसे 4 साल की सजा सुनाई गई थी और अभी भी 2 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त बाकी है। उसके बर्तन में पानी खत्म हो चुका है और जब वो खाने वाला दरवाजा चेक करती है तो खाने की जगह उसे एक उस्तरा मिलता है। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वो आखिरकार हार मान लेती है और उस उस्तरे से अपनी जान ले लेती है। ऑस्ट्रेलिया के एक पथरीले आइलैंड पर समुद्र के किनारे ढेर सारे ऐसे डब्बे देखे जा सकते हैं। एक दिन 2 बच्चे वहां खेल रहे होते हैं और एक रबर बैंड वाली बॉल एक डब्बे पर मारते हैं, जिससे अंदर बंद एक औरत की नींद खुल जाती है। कैदी नंबर 13 को पता चलता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, इसलिए वो अपने दांतों से रस्सी को तब तक खींचती है जब तक वो खुद को आजाद नहीं कर लेती। उसे 7 साल की सजा सुनाई गई है और आज उसका पहला दिन है। अचानक दीवार पर एक लाइट बीप करती है और एक छोटा सा हैच खुलता है। 13 बाहर झांकती है तो उसे बच्चे वहां से जाते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ 1 सेकंड बाद लाइट फिर से बीप करती है और हैच बंद हो जाता है। जब 13 आजादी की भीख मांग रही होती है, तभी डब्बे के अंदर एक स्क्रीन चालू हो जाती है और एक वीडियो समझाती है कि यहाँ सब कैसे काम करता है। वीडियो के आखिर में उसे बताया जाता है कि वो वही है जहाँ उसने रहना चुना है। 13 पूरी तरह टूट जाती है और दीवारों पर हाथ मारते हुए कसम खाती है कि वो मासूम है। वो तब तक रोती और चिल्लाती रहती है जब तक कि थककर सो नहीं जाती। कुछ देर बाद हैच फिर से खुलता है तो 13 अपना बर्तन खाने के लिए बाहर निकलती है, पर कुछ नहीं होता। फिर वो डब्बे के हर कोने को बारीकी से चेक करने लगती है, इस उम्मीद में कि शायद भागने का कोई रास्ता मिल जाए। हालांकि जब वो किसी जगह को ज्यादा देर तक छूती है तो उसे हल्का सा बिजली का झटका लगता है। ये उसे रोक नहीं पाता। वो तब तक ढूंढती रहती है जब तक कि कुछ बाकी नहीं रहता। जैसे जैसे घंटे गुजरते हैं, 13 को अपने ही ख्यालों के साथ अकेला रहने में तकलीफ होने लगती है और एंटरटेनमेंट के लिए अपने नाखूनों से डब्बे को खुरचने लगती है। इसी बीच एक दूसरे डब्बे में एक और कैदी जाग रही है। उसकी सजा 2 साल की है और अभी भी उसके 500 से ज्यादा दिन बाकी हैं। कभी कभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो इससे पूछती है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। एक शाम वो लाइट पैनल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, जिसे डब्बे में लगा कैमरा तुरंत पकड़ लेता है। एक अलार्म बजने लगता है और एक आवाज ऐलान करती है कि मौत करीब है और छत से लोहे की रॉड्स नीचे आने लगती हैं। कैदी डर के मारे चिल्लाती है और खुले हुए हैट से मदद मांगती है, पर सब बेकार जाता है। वो फर्श पर लेट जाती है और खौफ से देखती है कि कैसे वो लोहे की रॉड्स उसके करीब आ रही हैं, पर वो उसके चेहरे के ठीक ऊपर आकर रुक जाती हैं। स्क्रीन और उल्टी गिनती करने वाली आवाज में ग्लिच होने लगता है और औरत मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब खत्म हो गया है। बदकिस्मती से वो ग्लिच खत्म हो जाता है और लोहे की रॉड्स पूरी तरह नीचे गिरकर उसे कुचलकर मार डालती हैं। अगली सुबह 13 डब्बे के हर कोने को देखना जारी रखती है, पर उसे अब भी कुछ काम का नहीं मिलता। जब बारिश शुरू होती है तो वो पानी इकट्ठा करने के लिए हैच के पास बर्तन रख देती है और आखिरकार उसे पीने का पानी मिल जाता है। कुछ देर बाद 13 की नींद एक आवाज सुनकर खुलती है। एक छोटी लड़की हैच के पास खड़ी उसकी सजा के बारे में पूछ रही होती है और जब वो सुनती है कि ये 7 साल की है तो वो नतीजा निकालती है कि 13 जरूर कोई पॉलिटिकल कैदी होगी। लड़की बर्तन को ताजे पानी से भर देती है और खाने की गोलियों का एक छोटा बैग देती है, जिसे 13 तुरंत खा लेती है। फिर वो लड़की उसे याद दिलाती है कि नागरिक ही हर कैदी का भविष्य तय करेंगे और 13 की इस बात को नजरअंदाज कर देती है कि वो मासूम है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, 13 को महसूस होता है कि उसकी मानसिक हालत बिगड़ रही है। वो अब और अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो रस्सी उठाती है और अपनी जान लेने की कोशिश करने लगती है। कई सेकंड्स तक वो सांस नहीं ले पाती, पर जब वो मरने ही वाली होती है तो उसके हाथ रस्सी छोड़ देते हैं। फिर वो पूरी तरह टूट जाती है, ये सोचकर कि वो अपनी मौत पर भी काबू नहीं पा सकती। कुछ महीनों बाद भी 13 जिंदा है और उस डब्बे में कैद है। उसे कुछ बीज और अखबार का एक टुकड़ा दिया गया है तो वो उन्हें बोल में डाल देती है और रोशनी के लिए कागज को हैच के पास पकड़ती है। बदकिस्मती से वो खबरें ऐसी भाषा में है जिसे वो पढ़ नहीं सकती। 13 रोने लगती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसे तड़पाया जा रहा है। कुछ देर बाद 13 अपना हाथ हैच से बाहर निकालती है और इधर उधर ढूंढती है जब तक कि उसे वो रबर बैंड वाली बॉल नहीं मिल जाती। अब उसके पास खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ है। दिन वही पुराने और बोरिंग रूटीन के साथ गुजरते रहते हैं। 13 सोती है, बॉल से खेलती है और जब कंट्रोल पैनल हैच खोलता है तो वो धूप लेने के लिए बाहर का नजारा देखती है।
जल्द ही उसके शरीर पर जख्म उभरने लगते हैं और हर दिन हालत बिगड़ती जाती है। इसी बीच एक दूसरे डब्बे में एक आदमी अपनी 5 साल की सजा काट रहा है। वो पहले ही 1000 दिन पूरे कर चुका है, इसलिए अब वो सिर्फ एक खाली खोखले जैसा रह गया है जो बस यही दोहराता रहता है, मैं वही हूँ जहाँ मैंने रहना चुना है। एक दोपहर एक ड्रोन 13 के डब्बे को उठाता है और उसे एक जंगल में फेंक देता है जहाँ दर्जनों और कैदी मौजूद है। वो लड़की वापस आती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, तो 13 जवाब देती है, रिहैबिलिटेशन। फिर वो लड़की बताती है कि वो शेक्सपियर पढ़ रही है, जिस पर काफी वक्त से पाबंदी लगी हुई है। 13 को वो नाम नहीं पता होता, पर वो साफ करती है कि उसे पढ़ना आता है, बस डब्बे के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। लड़की कहती है कि किताबों के बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। फिर वो 13 का हाथ पकड़ती है और रोमियो एंड जूलियट की एक लाइन सुनाती है। 13 को ये बहुत खूबसूरत लगता है और वो उम्मीद करती है कि किसी दिन इसे पढ़ सकेगी, तो लड़की उसे अपनी किताब देने की कोशिश करती है। हालांकि 13 मना कर देती है क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। लड़की 13 को थोड़ा खाना देती है और वादा करती है कि वो दोबारा आकर उसे कहानियां सुनाएगी। लड़की के जाने के बाद 13 उसके एहसास और उसके होठों के बारे में सोचती रहती है और आखिरकार अपने ख्यालों में खोकर खुद को सुकून देने की कोशिश करती है, जबकि कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। सजा शुरू होने के 1 साल बाद 13 एक बैग से कुछ बीज खा रही होती है, तभी उसे उनके बीच एक नन्ही सी किताब छुपी मिलती है। वो कैमरे से नजर बचाकर लेट जाती है और जब उसे खोलती है तो रोमियो एंड जूलियट देखकर खुश हो जाती है। उन कविताओं को पढ़कर उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगती है। अगली बार जब 13 को ताजा पानी मिलता है तो वो अपना शरीर साफ करती है और अपने जख्मों को धोती है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। जख्मों को छूना बहुत दर्दनाक होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। फिर वो गंदा पानी बाहर फेंक देती है। कैमरा इसे पकड़ लेता है और इसे पानी की बर्बादी करार देता है, जिस वजह से 13 के डब्बे को वापस समुद्र के किनारे भेज दिया जाता है। आखिरकार वो लड़की दोबारा मिलने आती है और हैरान होती है कि 13 ने ऐसा क्या किया कि उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। सवाल का जवाब देने की बजाय 13 उससे पूछती है कि वो कैसे तय करती है कि किसे खाना देना है। लड़की समझाती है कि वो बस इधर उधर घूमती है और जितने हो सके उतने कैदियों से बात करती है। आज ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है, इसलिए उसे जल्दी निकलना पड़ेगा। 13 उसकी उम्र भी पूछती है और पता चलता है कि लड़की 16 साल की है, जिस पर 13 मानती है कि वो उसे अपनी मरी हुई बहन की याद दिलाती है। हफ्ते गुजरते रहते हैं और 13 सिर्फ उस नन्ही किताब की वजह से होशो हवास में है। वो उसे एक बॉक्स में छुपा कर रखती है और जब भी कोई कोट पढ़ना होता है तो बड़े ध्यान से निकालती है, हमेशा कैमरे से नजरें बचाकर। कभी कभी पढ़ने की तलब इतनी ज्यादा होती है कि वो चांद की रोशनी पर निर्भर रहती है, भले ही वो सूरज जितनी तेज ना हो। एक दिन ड्रोन डब्बे को फिर से उठाता है और 13 उसे समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखती है। जब डब्बा नीचे उतरता है तो एक आदमी हैच पर खड़ा सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए सेब खा रहा होता है। 13 रोते हुए उससे कम से कम एक टुकड़ा मांगती है और रहम की भीख मांगती है, पर वो आदमी कहता है कि वो इन डब्बों में बंद जानवरों पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। अगर उसके बस में होता तो हर कैदी को बिना किसी सुधार के मौके के तुरंत खत्म कर दिया जाता। थोड़ी बहस के बाद वो आदमी कहता है कि वो एक सौदा करने को तैयार है। 13 को सेब मिलेगा अगर वो उसे अपने साथ गंदी हरकत करने की इजाजत दे। वो भूख से इतनी लाचार हो चुकी है कि वो मान जाती है और हैच की तरफ मुड़कर झुक जाती है। जब वो आदमी उसको अब्यूज कर रहा होता है तभी पेट्रोलिंग ड्रोन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और गोलियां चला देता है। वो आदमी तुरंत मारा जाता है और एक गोली डब्बे के अंदर घुसकर 13 के पैर को जख्मी कर देती है। बेपनाह दर्द के बावजूद 13 अपना हाथ बाहर निकालती है और उस सेब को झपट लेती है, जिसे वो तेजी से निगलने लगती है। बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि सेब कीड़ों से भरा हुआ है और उसे उल्टी आ जाती है। उस रात 13 की नींद अलार्म की आवाज से खुलती है। एक आवाज समझाती है कि खाने का सौदा करना नियमों के खिलाफ है, इसलिए सजा के तौर पर 13 को 7 दिनों तक बिना सोए रहना होगा। ये 13 के लिए आखिरी चेतावनी है। अगर उसने दोबारा नियम तोड़े तो उसे मार दिया जाएगा। डब्बे के अंदर एक तेज रोशनी जला दी जाती है और अलार्म बजना कभी बंद नहीं होता, तो अगले 7 दिनों तक 13 सोने के काबिल नहीं रहती। वो अपनी शर्ट से अपनी आंखें और कान ढकने की कोशिश करती है, पर सब बेअसर रहता है। वो सिर्फ गुस्से और बेबसी में चिल्लाती रहती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसका दिमाग अब काबू से बाहर हो रहा है। कभी कभी अलार्म रुक जाता है और 13 सोने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, अलार्म फिर से शुरू हो जाता है। इस बेख्वाबी वाले हफ्ते के दौरान 13 को डब्बे में 2 साल पूरे हो जाते हैं। कुछ देर बाद 13 नोटिस करती है कि डब्बे के बाहर लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे हैं। अचानक आवाज ऐलान करती है कि उसे गलत सजा दी गई थी, इसलिए नागरिकों ने उसे रिहा करने का फैसला किया है। हैच पर एक खूबसूरत महिला का चेहरा दिखाई देता है और वो किसी तरह अंदर आ जाती है। 13 को लगता है कि वो जानी पहचानी है, पर उसे पहचान नहीं पाती।
वो औरत एक सोफे पर बैठकर चाय के प्याले से खेलने लगती है और समझाती है कि ये सब सिर्फ एक वहम है और 13 रिहा नहीं हो रही है। दरअसल ये खूबसूरत औरत वही है जैसी 13 कैद होने से पहले दिखती थी। वो औरत समझाती है कि इंसानी दिमाग किस तरह के मानसिक खेल खेल सकता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है जबकि 13 दर्द में रोती रहती है। जब डब्बे की आवाज आखिरकार ऐलान करती है कि सजा खत्म हो गई है तो 13 आखिरकार सो पाती है और वो वहम गायब हो जाता है, पर ये उसे पूरी तरह झंझोड़ देता है। कुछ रातों बाद 13 आसमान में आतिशबाजी देखती है। डब्बे की आवाज समझाती है कि ये नया साल है और जश्न मनाने के लिए नागरिकों ने पॉलिटिकल कैदियों को छोड़कर बाकी सभी को माफी देने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि 13 बाहर नहीं निकल सकती। उस रात 13 को पता चलता है कि उसके दांत गिरने शुरू हो गए हैं। एक सुबह एक बुजुर्ग औरत 13 के डब्बे के बाहर आती है और बोलने से पहले एक जंग लगे उस तरह से दीवार थपथपाती है। वो बुजुर्ग औरत समझती है कि उसने 15 साल एक डब्बे में बिताए हैं और उस तजुर्बे ने उसे वही इंसान बना दिया है जो वो आज है। वो औरत तेरा को उस तरह देती है और कहती है कि उसे उस इंसान से नफरत है जो वो बन चुकी है। तेरा अपनी खाल पर उस तरह को महसूस करती है पर उसे चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आखिरकार शेक्सपियर वाली फैन लड़की दोबारा आती है और तेरा को ये समझने में कुछ सेकंड लगते हैं कि वो असली है। बर्तन को ताजे पानी से भरने के बाद लड़की तेरा का हाथ पकड़ती है और किताब की एक लाइन बोलती है तो इस बार तेरा उस जुमले को पूरा कर पाती है। कुछ महीनों बाद तेरा का पेट काफी बाहर निकल आता है। पता चलता है कि वो सेब वाले आदमी के साथ हुए उस हादसे की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। अगली बार जब वो लड़की आती है तो वो तेरा को बताती है कि उसके लोग उसे बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी बाकी की सजा उनकी देखरेख में गुजारे। उसके ये अल्फाज सुनते ही अलार्म बज उठता है और हैच बंद हो जाता है, जबकि लड़की वहाँ से भाग जाती है। तेरा अपना मौका खोने के गम में सिर्फ दर्द से चिल्लाती रह जाती है। कुछ हफ्तों बाद एक नया आदमी हैच पर दिखाई देता है। वो नोटिस करता है कि तेरा प्रेग्नेंट है और अभी भी उसकी 4 साल की सजा बाकी है। आदमी हैरान होता है कि क्या तेरा रहम को पहचानेगी और एक जलते हुए डब्बे की तरफ इशारा करता है। वो सोचता है कि एक तुरंत मौत ही वो सब कुछ है जो तेरा को मांगनी चाहिए, पर वो उसके इस सौदे को ठुकरा देती है। बाद में तेरा नोटिस करती है कि छत से कुछ पानी टपक रहा है और वो एक ढीले स्क्रू को निकालने के लिए ऊपर तक पहुंचती है। वो उसे गिराने से पहले अपने नाखूनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर वो स्क्रू से बने उस छेद को खुरचने लगती है, इस उम्मीद में कि वो इसे बड़ा कर सके। कुछ महीनों बाद तेरा को कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होने लगते हैं। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और दर्द में तब तक जोर लगाती है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। तेरा अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है और उसकी नाल को अपने दांतों से काट देती है। उसी पल अलार्म बज उठता है और डब्बे की आवाज ऐलान करती है कि तेरा ने एक और नियम तोड़ा है, एक दूसरे इंसान को डब्बे में लाकर, इसलिए अब मौत का वक्त आ गया है। अचानक डब्बे में गैस भर जाती है और तेरा को सुला देती है। जब तेरा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा उससे छीन लिया गया है। वो गुस्से और दुख में चिल्लाती है और अपना बच्चा वापस मांगने के लिए गिड़गिड़ाती है। 4 साल की इस कैद के बाद एक भयानक तूफान और समुद्र की तेज लहरें डब्बे से टकराती रहती हैं। तेरा ने जो छेद बनाए थे उनकी वजह से पानी अंदर भरने लगता है और लाइट पैनल को खराब कर देता है। जब तेरा ये देखने के लिए हाथ बाहर निकालती है कि क्या उसे कुछ काम का मिल सकता है, तो पानी की वजह से सिस्टम ग्लिच हो जाता है और हैच उसके हाथ पर ही बंद हो जाता है। दर्द से चिल्लाते हुए तेरा अपना हाथ खींचने की कोशिश करती है, पर उसे बाहर निकलने में नाकाम रहती है और उल्टा खुद को और ज्यादा जख्मी कर लेती है। जल्द ही सिस्टम फिर से ग्लिच होता है और हैच खुल जाता है। आखिरकार उसे एक टूटे हुए हाथ के साथ आजाद कर देता है। कुछ देर बाद तीरा एक कीड़े को देखती है और अपने नंगे पैर से उसे कुचल देती है। फिर वो उसे उठाकर खा लेती है और इस दौरान उसे लगभग उल्टी आ जाती है। पानी अब भी अंदर आ रहा है, इसलिए वो अपने बर्तन में कुछ पानी इकट्ठा करती है, पर जल्द ही डब्बे में बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है। चारों तरफ पानी होने के बावजूद तीरा अपनी किताब पढ़ने की कोशिश करती है। आखिरकार पानी का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि तीरा मुश्किल से खड़ी हो पाती है। सिस्टम एक गैर कानूनी दखल अंदाजी डिटेक्ट करता है और ऐलान करता है कि मौत का वक्त आ गया है। जब तीरा पानी में तैरने की जद्दोजहद कर रही होती है, तभी एक ड्रोन डब्बे को उठाने के लिए वहां पहुंचता है। हालांकि जैसे ही वो उड़ता है, ड्रोन पर बिजली गिर जाती है और वो जमीन पर क्रैश हो जाता है। डब्बा भी नीचे गिर जाता है और जल्द ही समुंदर की लहरें उसे बहा ले जाती हैं। सुबह के वक्त 3 नौजवान किनारे पर खेल रहे होते हैं। वो देखते हैं कि डब्बा बहकर किनारे पर आ गया है और उसके पीछे पीछे तीरा भी बाहर निकल आती है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं।